डिस्ट्रक्शन और तबाही का भी है। नेतांज पर हमले के 24 घंटे के अंदर ही डिमोना परमाणु केंद्र पर हमले को नेतांज के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पूरी दुनिया टेंशन में आ गई है कि क्या अब यहां पर परमाणु बम का जो बटन है वो ऑन हो चुका है और क्या ये तस्वीर और ज्यादा घातक होती हुई इस महायुद्ध की नजर आएगी। देखिए, परमाणु युद्ध का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका इजराइल ने यहां पर प्रहार किया है, अब ईरान की तरफ से भी पलटवार किया गया है। देखिए, इस बीच ईरान के हमले के वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जिसमें एक बैलिस्टिक मिसाइल ने डिमोना पर ये बैलिस्टिक मिसाइल गिरती हुई नजर आ रही है। इस भीषण हमले के बाद कई इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू टीमें, बचाव दल मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। इस अफरा तफरी के बीच हालात तब और ज्यादा खौफनाक हो गए जब डिमोना और आसपास के शहरों में एक और ईरानी मिसाइल दागे जाने की चेतावनी देते हुए फिर से खतरे के सायरन गूंजने लगे। Abba, this hit the first part. Wow. चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि डिमोना क्या है और इजराइल के लिए इतना अहम क्यों है। देखिए, शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के रूप में इसे जाना जाता है। यह फैसिलिटी इजराइल के परमाणु हथियार कार्यक्रम का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। ये यरूशलेम से लगभग 90 किलोमीटर और डिमोना शहर से 13 किलोमीटर दूर नेगेव रेगिस्तान के अंदर मौजूद है। इसकी सुरक्षा अभेद्य है और लगभग 36 स्क्वायर किलोमीटर में इसे फैला हुआ बताया जाता है। इस फैसिलिटी में 10 प्रमुख इमारतें हैं और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फेंसिंग, पेट्रोलिंग सड़कों और शक्तिशाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बैटरियों से घिरी हुई है। जमीन के नीचे कई दशकों पुरानी 8 अंडरग्राउंड लैब्स हैं, जहां पर लगभग 2700 वैज्ञानिक और टेक्नीशियन दिन रात यहां पर काम करते हैं। डिमोना में 80 परमाणु बम रखे जाने का भी दावा किया जाता है। लेकिन इस बीच ईरान के साथ युद्ध के बीच ब्रिटेन की रॉयल नेवी की न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी अरब सागर में पहुंच चुकी है। ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट यहां पर सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पावर्ड पनडुब्बी टॉमहॉक ब्लॉक 4 लैंड अटैक मिसाइलों से लैस है, जिसकी मारक क्षमता करीब 1000 मील तक की है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी में हैवी वेट टॉर्पीडो भी मौजूद हैं। माना तो यह भी जा रहा है कि अगर ईरान के साथ युद्ध आगे और ज्यादा बढ़ता है तब ब्रिटेन भी इस जंग में खुलकर सामने आ सकता है। और यही वजह है कि रॉयल नेवी की न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी ने अरब सागर के उत्तरी हिस्से में अपनी पोजीशन भी ले ली है। और इस बीच आपको बता दें कि ईरान के नेतांज एटमी अड्डे पर हमले से रूस भड़क गया है। रूस ने नेतांज साइट पर इंटरनेशनल असेसमेंट की डिमांड की है। रूस ने धमकी दी है कि एटमी ठिकानों पर हमला सभी खाड़ी देशों को तबाह कर सकता है। इधर ईरान के राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों को एक साथ लाने का दांव भी चल दिया है। ईरान ने यह खुलासा किया है कि उसने तुर्की और ओमान पर हमला नहीं किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इन देशों पर मिसाइलें किसने दागी। ईरान का नातांज एटमी अड्डा फिर अमेरिका इजराइल के टारगेट पर आ गया है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु अड्डे पर बमबारी से भारी नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद नातांज साइट की तस्वीर ऐसी है, जिसमें बैकअप टरबाइन जनरेटर तबाह हुए देखे जा सकते हैं। पावर सप्लाई की सपोर्ट बिल्डिंग भी बमबारी में झुलस गई है। अमेरिका इजराइल के हमले में नातांज साइट का इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन जलकर राख हो गया है। जंगी जेट से ड्रॉप किए गए बमों ने नातांज अड्डे के पायलट फ्यूल प्लांट को भी बर्बाद कर डाला है। गनीमत सिर्फ इतनी है कि बम धमाकों से न्यूक्लियर साइट पर रेडियो एक्टिव लीक नहीं हुआ, वरना नरसंहार तय था। एटमी अड्डे पर हुए हमलों के बाद बौखलाए ईरान ने अंधाधुंध मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी।
ईरान की मिसाइलें यरूशलेम के वेस्टर्न वॉल और डोम ऑफ द रॉक कंपाउंड के करीब फटने लगी हैं। जूनियर खामनेई के विस्फोटक रॉकेटों के धमाके तेल अवीव और वेस्ट बैंक को दहलाने लगे हैं। बगदाद में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान भीषण बमबारी करके जलाने लगा है। ईरान के हमलों के डर से नेटो सेना इराक से उल्टे पांव भागने लगी है। 8 साल से इराक में तैनात नेटो फोर्स युद्ध के बीच में ही अमेरिका को छोड़कर भाग खड़ी हुई है। नेटो फोर्स के टॉप कमांडर जनरल एलेक्सिस ग्रिनकविच ने जानकारी दी कि इराक से नेटो के मिशन से जुड़े सैकड़ों कर्मचारियों को यूरोपीय देशों में भेजा गया है। उत्तरी इराक में ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के सैन्य ठिकानों पर सिलसिलेवार हमलों के बाद ये कदम उठाया गया। इराक से वापस लौटे नेटो कर्मचारी अब इटली के नेपल्स में नेटो के मुख्यालय में एक्टिव होंगे। नेटो फोर्स के इन्हीं फैसलों पर ट्रंप भड़के हुए हैं। उन्होंने युद्ध में साथ ना दे रहे नेटो सदस्यों को कायर तक कह दिया है। हालांकि इसके बाद भी किसी नेटो देश ने युद्ध का रिस्क लेना सही नहीं समझा, जिसके बाद ट्रंप ने फिर से हॉर्मुज में नेटो से मदद मांगी है। हॉर्मुज में अमेरिका की मुश्किलें बढ़ने के बाद ब्रिटेन ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिकी सेनाओं को ब्रिटेन के सैन्य अड्डों से ईरान पर हमले का लाइसेंस दे दिया है। अमेरिका अब RAF फेयरफोर्ट और हिंद महासागर के डियोगो गार्सिया बेस का इस्तेमाल हॉर्मुज स्ट्रेट में डिफेंस के लिए कर पाएगा। युद्ध का एपिसेंटर अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन गया है, जहां ईरान सब पर भारी पड़ रहा है। लेकिन ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल का मिशन शुरू कर चुके हैं। अमेरिका ने अपने सबसे विध्वंसक हथियारों को वॉर जोन में भेजना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप और 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट को हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए भेजा है, जिसके साथ USS पोर्टलैंड और USS कॉमस्टॉक ट्रांसपोर्ट डॉकशिप भी भारी भरकम हथियारों को लेकर पहुंचे हैं। इन तीनों जहाजों पर 4000 से ज्यादा मरीन्स और सैनिक तैनात हैं। USS बॉक्सर पश्चिम एशिया पहुंचकर USS त्रिपोली से जुड़ जाएगा। USS त्रिपोली पर पहले से ही 2200 मरीन्स तैनात हैं। अब ईरान के पास कुल अमेरिकी सैनिकों और मरीन्स की तैनाती 8000 के पार पहुंच गई है। ट्रंप को पता है कि हॉर्मुज में ईरान को हराना आसान नहीं। हालांकि वो दावा कर रहे हैं कि इसके लिए उन्हें कई देशों की मदद चाहिए। It's a simple military maneuver. It's relatively safe, but you need a lot of help in the sense of you need ships, you need volume. And NATO could help us, but they so far haven't had the courage to do so. जिस तेल रूट को ब्लॉक कर ईरान ने अमेरिका की हेकड़ी गुल कर दी है, वहां कब्जे के लिए ट्रंप ने जिन हथियारों पर भरोसा जताया है, उनके नाम भी जान लीजिए। अमेरिका ने हॉर्मुज फ्रंट पर F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट, MV-22 ऑस्प्रे, ये टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट है, CH-53E भारी हेलीकॉप्टर, AH-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर, UH-1Y वेनम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, A-10 वॉथोंग विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर हथियारों के साथ 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बम भी भेजे हैं। और देखिए, इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह भी सफाई दे दी है कि तुर्की और ओमान पर ईरान ने कोई हमला नहीं किया है। दोनों देशों पर हुए हमले को मुस्तफा खामनेई ने दुश्मनों की फूट डालने की साजिश कहा है। अमेरिका ने हथियारों की तैनाती में इजाफा मुस्तफा खामनेई की नई धमकी के बाद किया है, जिसमें मुस्तफा ने युद्ध में ईरान की जल्द जीत का दावा किया। सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुस्तफा खामनेई का पहला ऑडियो भाषण ईरान ने रिलीज किया है। अपने भाषण में मुस्तफा ने ट्रंप के तख्ता पलट की साजिश पर करारा हमला किया। جنگ دوم کودتای دیماه بود که آمریکا و نظام صهیونی به تصور اینکه مردم ایران در اثر مشکلات اقتصادی تحمیل شده نظر دشمن را عملی می‌نمایند با استفاده از مزدوران خود فجایع بیشماری را رقم زدند. ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह भी सफाई दी कि तुर्की और ओमान पर ईरान ने कोई हमला नहीं किया। दोनों देशों पर हुए हमलों को मुस्तफा खामनेई ने दुश्मनों की फूट डालने की साजिश कहा है। मुस्तफा ने एक बार फिर से एटम बम बनाने वाले आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन अमेरिका अभी भी ईरान की लीडरशिप की हिट लिस्ट बना रहा है। अब जिन लीडर को अमेरिका इजराइल ने टारगेट पर लिया है,
उसमें मुस्तफा का नाम टॉप पर है। अमेरिका ने ईरान के 6 टॉप लीडर के सिर पर $1 करोड़ का इनाम रख दिया है। इसमें से 2 टॉप लीडर अली लारिजानी और इस्माइल खतीम का खात्मा हो चुका है, जिसके बाद मुस्तफा का नंबर बताया जा रहा है। लेकिन ईरान एक नए दांव से अमेरिका को झटका देने की तैयारी कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने इस्लामिक देशों को एक स्टेज पर लाने का प्लान बनाया है। पजेश्कियन ने इस्लामिक असेंबली का आइडिया दिया है, जिसके बनने के बाद सभी मुस्लिम देश युद्ध में एकजुट होकर दुश्मन से मुकाबला करेंगे। شوریم از بین ببریم و با وحدت و انسجام برای سربلندی ایران تلاش کنیم. عزیزان همسایه ما که در دور ایران حلقه زدید